नमस्कार भाई सभी को। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और हिस्ट्री में हमारा क्या चल रहा है? प्राचीन भारत चल रहा है। प्राचीन भारत चल रहा है। बातें नहीं हुई विकास, तू बातें कर रहा है। प्राचीन भारत में हमारा क्या चल रहा है? दक्षिण भारत का इतिहास चल रहा है। दक्षिण भारत का इतिहास चल रहा है। तो जो है पहले तो भाई आज हम कल जो फंक्शन था तो आज मिले हैं नए साल में, तो हैप्पी न्यू ईयर भी सभी को। क्योंकि वीडियो में हम आज हो रहे हैं ना, कल तो आ ही गए थे वैसे तो, पर कई बच्चों से आज मिल रहे हैं तो सभी को। और हम कामना करते हैं भी ये बरस आपको एक जॉब जरूर दे के जाए और मेहनत करते रहें, जॉब जरूर मिल जाती है। जॉब कोई बड़ी बात नहीं है और सरकार ने भी तोहफा दे दिया है। हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन आ गया है। हो सकता है कभी भी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ जाए। मैं एक खास कर तुम्हें कहना चाहूंगी मेरे बच्चों, मेरा ओपिनियन दे रही हूँ मैं, किसी का नहीं दे रही। मैं खुद जितना रियलाइज करती हूँ, जिसका अच्छा स्कोर बन रहा है ठीक ठाक सिटी में, वो करे पुलिस की तैयारी, जी जान लगा दो उसमें। और जिनका ये लग रहा है अभी मतलब क्लियर हुए, हो सकता है आए ना आए, मन में शंका चल रही है, तो वो ग्रुप डी में अपनी जी जान लगाते हैं। दोनों एग्जाम साथ ही होंगे। हो सकता है ग्रुप डी का पहले करवा ले, इनकी तो एक बार फिजिकल वगैरह चलेगी पुलिस वालों की, तो हो सकता है पहले ग्रुप डी का एग्जाम करवा ले। तो दोनों पे फोकस तो है। जिन बच्चे का ये है भी 60+ स्कोर हो रहा है, अभी अच्छा खासा हो रहा है, जो होते एक आधे टीचर तो होते ही भी खास, जो भी मान लो लगभग बता दे। वैसे टीचर का ये होता है भी बच्चे को डीमोटिवेट ना किया जाए, मोटिवेट किया जाए। तो मेरे बच्चों डीमोटिवेट का ये थोड़ी है मैं आपको कह दूं आप 40 से पास हुए, मैं आपको कह दूं आपका नाम आ जाएगा। मैं किस मन से कहूं? ये तुम्हारे सामने भी है, मेरा भी। मैं एज ए टीचर तुम्हें ये नहीं कह सकती भी तुम्हारा नाम आएगा तू और बस इस पे फोकस कर। जिसका कम स्कोर है वो ग्रुप डी में लगा दे अपनी जी जान, और जिनका स्कोर ठीक ठाक है, अच्छा है, 60+ के आसपास है, तो वो अपना किस में लगा दे? पुलिस वाले में लगा दे। नाम आएगा। नाम तो हो सकता है इस में आ जाए जिनके 40, 45 है, 50 है, नाम हो सकता है, परंतु आगे फाइनल लिस्ट आए एक बार तो वो बुलाएंगे ना मेरे बच्चों, सीट के जो है 10 गुना बुलाएंगे। अब बुलाएंगे किनको? जिनके फिजिकल पहले वो एक ग्रुप बुला लेंगे भी। 2000 बच्चे बुला लिए उन्होंने, उनकी फिजिकल होगी, 2000 में से मान लो 1000 बच्चे आगे चले गए, पोस्ट जो है उसके 1000 बच्चे चुन लिए, फिर 2000 बुलाए, फिर 1000 चुन लिए, तो वो पोस्टों के जब जैसे ही उनके पास उन पोस्टों के 10 गुना हो जाएंगे, फिजिकल करते करते वो रोक देंगे। वो सीधा नहीं बताएंगे भी यहां तक तुम तैयारी करो, पहले एक लिस्ट आएगी, फिर लिस्ट और आएगी, तो ऐसे बुलाएंगे, अलग अलग होंगे। तो ये ध्यान रखना, जिन बच्चों का अच्छा स्कोर बन रहा है वो ग्रुप डी में अपनी जी जान लगाते, मिल जाएगी। और जो इनका नहीं बन रहा तो बाकी सेंट्रल सरकार की भी बहुत सारी वैकेंसी है, और तुम्हारा एज भी छोटी है अभी तक, और जो है ग्रुप डी का अगर हरियाणा में जॉब लेनी है तो ग्रुप डी का आपके पास गोल्डन चांस है। और जिनके अच्छे स्कोर है, टेक्निकल है, तो उसका तो भी ठीक ठाक स्कोर में भी आ जाएगा, तो वो उसमें आगे जो है लास्ट तक ये कह रहे हैं भी जून तक ये लेंगे। और क्या पता भी सरकार का कुछ नहीं कह सकते, ये कहने को तो 2 महीने में करवा ले, ना करवाई तो ये 6 महीने ना करवाई। तो मेरे बच्चों नए साल की शुरुआत से हम अब तुम ना जितना पढ़ो उसको ऑथेंटिक तरीके से पढ़ो। मतलब ये नहीं करना तुम्हें कॉपी बना ली बस कॉपी भर ली, वो नहीं होना चाहिए। जितना तुम डेली पढ़ते हो उन चीजों को बार बार पढ़ो, और ये ना करें कोई भी, क्योंकि तुम्हें अब जैसे मेरे बच्चों मेरे को ये लगता है भी जब जैसे मान लो जैसे अब हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन आया तो बच्चों में क्या एक हलबली सी मच गई है। वो बच्चे यूट्यूब पे भाग रहे हैं, यूट्यूब पे किसी की एनुअल हस्बेंड्री देख ली, किसी की हरियाणा जी की देख ली, किसी की कुछ भी कोई भी क्लास लगा ली। ऐसे ना करो, या तो बैच लो, आराम से बैठो, क्यों वो टॉपिक वाइज कराएगा। तुम्हें अभी इतनी पहचान नहीं है कौन सा टीचर कितना अच्छा है, नहीं पहचान पाओगे। 1-2 वीडियो में तो सारा ही अपना जी जान लगाता है। और यहाँ क्या है मेरे बच्चों, पीपीटी लगा के तो कोई पढ़ा दे। मेरे को कोई सब्जेक्ट दे देना, आप बता ही नहीं सकते मैं टीचर नहीं हुई सब्जेक्ट की पीपीटी से। तो मतलब जो मेरे बच्चों मेरा कहने का मतलब है, तुम हर किसी के पीछे मत भागना।
मतलब तुम्हारा टेक्निकल में है, अच्छा है, तुम्हारे भाई बहन है जो इधर उधर तुमसे पूछ ले, तो उनको कहो बैच ले, वो सही तरीके से तैयारी करें। और एक ये नहीं है भी हमारी जैसे तुम्हारी 4 क्लास होती है, जैसे 4 क्लास हो, तुम 4 क्लास में कितना पढ़ पा रहे हो वो कंप्लीट करो। उसके बाद अदर जैसे हिंदी नॉर्मल आती है, तुम पढ़ते रहो साथ में, कोई जरूरी नहीं है यहाँ टीचर जो पढ़ाएगा, जैसे एक कोई टीचर नहीं आ रहा तो टीचर तो आता ही है, कोई ना कोई टीचर आता ही। उसके बाद जितना तुमने कर लिया, मान लो जैसे मैथ का है, मैथ का सर का थोड़ा सा इश्यू हो गया है तो मैथ की क्लास नहीं हो रही, तो मैथ का जितने तुमने पीछे कवर कर रखा है उसकी रिवीजन देते रहो। उसकी रिवीजन इतनी होनी चाहिए, टिप्स पे हो भी, दोबारा तुम करो एग्जाम के टाइम तो तुम्हें ये ना लगे भी मैथ का मेरे को कुछ करना है। मैथ रिवीजन मांगता है, रीजनिंग रिवीजन मांगती है। इनको एक बार कर लो, बस करते रहो, तुम अपने आप सीख जाओगे। हाँ, जीके दिन भर बढ़ती रहती है, जीके तो भाई जितना बार तुम एक दूसरे सब्जेक्ट को जोड़ोगे तुम सीख जाओगे। तो मेरे बच्चों शुरुआत ऐसी करो, चाहे तुम 4 घंटे पढ़ो, पर 4 घंटे दी बेस्ट होने चाहिए। 4 घंटे, 8 घंटे 12 घंटे बहुत होते हैं, 4 घंटे मैं ये मानती हूँ बहुत होते हैं। कई सब्जेक्ट आधे घंटे में निपट जाते हैं, कई सब्जेक्ट जैसे मैथ रीजनिंग है उन पे टाइम लगा दो, 1.5 घंटे दे दो दोनों को। बाकी जैसे जीके होगी इसको आधे घंटे में तो बहुत कुछ हो जाता है। मोबाइल से तो क्या पता एक क्लास भी पूरी ना हो, मतलब पढ़ने बैठे ना तो हम बहुत कुछ कवर कर सकते हैं बुक से। तो तुम बुक से पढ़ा करो, जितना हो सके बुक से, नोट्स बना रखे उनको पढ़ो, बार बार रिवीजन करो। वो चीजें रिवीजन करोगे ना, जब तुम कोई बुक्स उठाओगे, कोई और अन्य चीजें पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा ये चीजें तो मैंने यार मेरे बस याद है। मैं कहती 50-60% इतना कर लो, तुम एक चीज भी उसमें स्किप ना कर पाओ। और 50-60% करके जो है 20-30% तुक्के मारे जाते हैं। 80% तक ही बच्चा कर पाता है। जो इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा होता है वो 80% ही करता है। 20% वो क्या करता है, 60% उसका 100% आता है, 20% वो उसके साथ जोड़ के रखता है, और 20% वो क्या करता है, तुक्के मार के निकाल लेता है। तुक्के उन्हीं के ठीक होते हैं जिनको कुछ 80% आता है। तब कहते हैं ना भाई उनके तो तुक्के लग जाते हैं, उनका बेस क्लियर होता है, उसे कहते हैं बेस, उसका क्लियर होता है। कई बातें क्लियर होती है। अगर 4 ऑप्शन आए, 2 ऑप्शन तो बस सीधा ही निकाल देता है, भाई ये 2 तो हो गए नहीं, इन 2 में है। तो वैसे तुम्हें करना है, एक बार तुम्हें इधर उधर नहीं भटकना। हर कोई तुम्हें राय देगा, हर कोई देगा, तुम जितना पढ़ रहे हो उसको बार बार पढ़ो। मैथ हो गया, रीजनिंग तुम्हारा जितना हो गया उसको बार बार करो, इंग्लिश जितनी होगी उसको बार बार करो, हो जाएगा। और मेरे बच्चों मैं तुम्हें पहले क्या देती हूँ, ग्रुप डी में वैकेंसी आएगी, 10-12 हजार कह रहे हैं, परंतु ये है उसमें मेरिट कोई हल्के में नहीं लेना। एससीबीसी वाला बच्चा है वो भी अपना स्कोर 75-70 के आसपास मान के चले, और जो जनरल वाला बच्चा है वो 80, पीछे 79 पे थी मेरे बच्चों, 79 पे थी, 79 पे थी पीछे, तो वो 80 और 85 के आसपास अपना टारगेट बनाए। भी मेरे को इतने से कम नहीं लेना, इतने से कम। ये स्कोर कैसे कवर करता है मैं तुम्हें बताती हूँ। इसमें जो है तुम्हें टॉपिक करना है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश को छोड़ देते हैं एक बार, ये 3 सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। हरियाणा जीके, ये सब्जेक्ट हो गए। मेरे वाला जीके साइंस, इसमें साइंस हो रहा है मेन, मेरे वाला सब्जेक्ट है जीके, इंडिया जीके। चलो इंडिया जीके में इधर लिख देती हूँ। ये वाला सब्जेक्ट है ना मेरे बच्चों, आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे। मैथ और रीजनिंग हिंदी में आपके पूरे के पूरे आ रहे हैं ना, तब इस स्कोर तक तुम्हारी चढ़ाई होगी। और जिस बच्चे का मैथ वीक है तो उसका और सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा। ये नहीं है भी उसके सारे हों, जिसके मैथ थोड़ा वीक होता है ना उस बच्चे का और सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है। और मैथ में इतना नहीं पूछा जाता जितना और सब्जेक्ट, और मान लो एग्जाम में पूछा जाता है, इतना ठीक लेवल आता है इसमें, नॉर्मल तुम निकाल दोगे, ऐसा लेवल आता है तुम करोगे तो। और इसमें अगर बात करें साइंस का मेरे बच्चों, साइंस में कुछ चीजें हैं, न्यूमेरिकल वगैरह आ जाता है, वो थोड़े टफ होंगे, परंतु मेरे को लगता है 10-12 नंबर तुम ले लोगे। तुम ये सर वाली क्लास दे के 9th और 10th की एनसीईआरटी रगड़ देना। सर वाली क्लास कंप्लीट हो जाए तब 2 बुक्स उठाना, एनसीईआरटी किसकी, 9th और 10th की कंप्लीट कर देना। कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, तुमने अगर ध्यान से पढ़ा है तो उससे कंप्लीट हो जाएगा। 12 नंबर तुम ले लोगे। इधर आता है मेरे बच्चों हरियाणा जीके, 25 नंबर की आएगी। इसमें से आपके 20 से 23 के बीच में नंबर आने चाहिए, 20 से 23 के बीच में नंबर आने चाहिए, क्योंकि 2-4 नंबर तो है, इसके भी हो सकता है जो टीचर है उसको ही ना आए, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले वो।
तो इसमें आपको क्या करना है, 20 से 23 के बीच में करना है स्कोर। आपको इतना रिवीजन देना है, और जो चीजें जो टीचर नहीं आया, मान लो सपोज करो 4 टीचर आए, जैसे नहीं आया तो टीचर तो कोई और आएगा, और हरियाणा जी के वाला टीचर एक दिन नहीं आया तो हरियाणा जी की तुमने पीछे कर रखी, छोड़ना नहीं है, पीछे जो कर रखा है उसको रिवीजन करते रहो, उसका रिवीजन करते रहो। उसके बाद है मेरे बच्चों इंडिया जीके की बात आ जाती है। इंडिया जीके में मैंने कहा तुम्हें पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, मेरे बच्चों पॉलिटी और इकोनॉमिक्स यहाँ से तुम्हारे, और करंट के कुछ मैं बताती हूँ, करंट के इतने नहीं पूछेगा आपका, 5 से 6 नंबर आ जाते हैं, 5 से 6 नंबर आ जाएंगे, और ज्यादा नहीं है पॉलिटी की साइड। मेरी क्लास है 40 से 45 क्लास मिलेगी, और वैसे 30 क्लास है, उससे पॉलिटी आपकी ये जो आएगी इसमें पूछेगा, ग्रुप डी में पूछेगा, उससे शायद ही नहीं क्वेश्चन बाहर आए, 99% उसमें मिल जाएंगे तुम्हें। इकोनॉमिक्स जो है तुम्हें लगता है मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, उसमें कुछ एक टॉपिक है जो तुम्हें बार बार रिवीजन करना है, जैसे 5 ईयर प्लान हो गया, उसके साथ कुछ जैसे ये जो है यूनेस्को है, ब्रिक्स है, ये सम्मेलन जो है मैंने तुम्हें अभी भी मैं करंट के साथ साथ तुम्हें बता देती हूँ, वो बैठ के हैं वो कुछ कर लेना, नॉर्मल है, यहाँ से निकल जाएंगे। और जो है अगर करें तुमने, अगर प्राचीन भारत हम लगभग हमारा समाप्त होने जा रहा है, और तो मेरे को नहीं लगता तुम्हें इनमें से कोई बातें नहीं आती होगी, तुमने इतनी बार पढ़ा। तो यहाँ 2-4 क्वेश्चन, जैसे हर्षवर्धन वाला टॉपिक हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य वाला हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आता है, बौद्ध धर्म हो गया, यहाँ से क्वेश्चन उठा लेता है। ये 3-4 टॉपिक है, इनको तुम डीपली पढ़ो, इनका बार बार इनको पढ़ो, यहाँ से वो क्वेश्चन है उठा लेगा। जैसे हम मध्यकालीन भारत में जैसे जाएंगे तो वहाँ इतना मुगल में, अभी कह रहे हैं अभी हरियाणा में बाहर कर दिया गया अभी तक एनसीईआरटी से, अभी तक आया नहीं है, परंतु हो सकता है तो वो मुगल से एक क्वेश्चन उठा लेता है। उसके बाद जो है मॉडर्न से उठाता है, तो मॉडर्न हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, वहां से क्वेश्चन निकल जाएंगे। और वैसे तुम्हें अगर साथ साथ कहें तो मेरे बच्चों मैं तुम्हें ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ती, जहां तक मैंने PYQ लगा रखी है, मेरे PYQ याद आते हैं तो मैं साथ साथ तुम्हें कहती जाती हूँ यहाँ से क्वेश्चन आता है, वो जो तुम्हें एक्स्ट्रा बताती हूँ ना वो कहीं ना कहीं PYQ में पूछे गए हैं। चलो, तो ये है आपकी मेरे बच्चों, और तुम्हारे पे डिपेंड करता है मेरे बच्चों तुम कैसे पढ़ते हो। भाई मैंने तो अपना ओपिनियन दिया है, और कोई ये कह दे भी 60 ले लो 70 ले लो, नहीं आएगा मेरे बच्चों। भैम मत पालो भाई, भैम जिस दिन तुम रह गए, भैम में कुछ नहीं बनना उसका। तुम जो SC-BC वाले हैं वो 70-75 तक अपना स्कोर रखें, तभी तुम फाइनल में, नहीं तो मेरे बच्चों पॉइंटों में रह जाते हैं। और जनरल का है, ग्रुप डी का है, तो भी 80+ अपना स्कोर रखें। अब सी का मेन का नहीं होगा तो सी वाले बच्चे भी बैठेंगे उसमें, पोस्ट चाहे बाद में छोड़नी पड़ेगी, सरकार की गलत पॉलिसी है, परंतु क्या करें, हमें तो एग्जाम देना है। चलो, तो दक्षिण भारत का इतिहास में हमने 2 भागों में पढ़ा था मेरे बच्चों। अरे क्या हो गया, बोर्ड भी हैंग हो गया क्या, ये लो, इसको 2 भागों में, एक भाग तो हमने पढ़ लिया था संगम वंश, ये तो हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने राजा पढ़े थे, जो वंश पढ़े थे वो चेर वंश पढ़ा, चोल वंश पढ़ा और पांडे वंश पढ़ा, पांडे वंश पढ़ा। उसके बाद दक्षिण भारत की अगर बात करें, अन्य राजाओं की, अन्य राजाओं में आता है मेरे बच्चों, पहला आता है पल्लव वंश आता है, जो आज हम पढ़ेंगे इसको, पल्लव वंश। उसके बाद आता है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश में हम 3 जगहों का जिक्र करेंगे, वातापी है, वेगी है और कल्याणी है। चालुक्य वंश में वातापी, वातापी वाला कौन सा क्षेत्र है, कर्नाटक और महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र है, और इसमें जो है हम पढ़ेंगे वेगी पढ़ेंगे, और इसके साथ हमें कल्याणी पढ़ेंगे, और इसी के साथ है मेरे बच्चों हम कौन सा, राष्ट्रकूट वंश पढ़ेंगे। इसी में क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रकूट पढ़ेंगे। ये राष्ट्रकूट जो है मेरे बच्चों, राष्ट्रकूट के साथ ही जो है 3 वंश रहे, ये राष्ट्रकूट जो है, राष्ट्रकूट है, एक पाल वंश आएगा, जैसे मैंने तुम्हें धर्मपाल नाम का एक व्यक्ति जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नींव रखी थी, वो इसी के साथ आता है, एक झुंड रहा है, इनमें 3 स्तरीय संघर्ष चलता रहता है, इनके भोपाल बाल जो है हम कर लेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रकूट है बस पढ़ेंगे। क्लियर मेरे बच्चों, तो पहले हम पढ़ते हैं मेरे बच्चों पल्लव वंश। पल्लव, ये कल मैंने तुम्हें मानचित्र पर तो दिखा दिया था ना, अरे मैप बना के दिखा दिया, वो कोई करने की जरूरत नहीं है। तो मैप में मैंने तुम्हें बताया था मेरे बच्चों, मैप में मैंने बताया यहाँ कौन सा वंश है रे,
और यहाँ पल्लव वंश, यहाँ कौन सा है? पल्लव वंश। पल्लव वंश से ऊपर जो है बेगी वंश आएगा। बेगी जो कौन सा मेरे बच्चों? चालुक्य वंश का। और जो इधर अगर बात करें तो कौन सा आएगा? चोल आ जाएगा। अगर इधर बात करें मेरे बच्चों, चालुक्य। कौन सा चालुक्य? हाँ जी, वेरी गुड, वातापी चालुक्य मेरे बच्चों, वातापी चालुक्य। इधर जो अगर बात करें तो राष्ट्रकूट आएगा। क्या आएगा? राष्ट्रकूट आएगा। इसी राष्ट्रकूट को जो है हरा के मेरे बच्चों कौन सा आएगा? कल्याणी चालुक्य आएगा। कल्याणी चालुक्य आएगा, चालुक्य वंश आएगा। तो ये था, थोड़ा सा मैप से याद रह जाएगा। क्लियर? तो हम लिखो पल्लव वंश। हाँ लिखो पल्लव वंश। पल्लव वंश जो है मैंने बताया था तुम्हें, जो है इस वंश के जो संस्थापक जो थे मेरे बच्चों, वो लिख लो पहले तो। संस्थापक जो थे सिंह वर्मा थे, इस वंश के संस्थापक थे वो सिंह वर्मा थे। जो महान शासक हुए हैं इसके, प्रतापी जो शासक हुए हैं, शासक हुए वो सिंह विष्णु हुए, सिंह विष्णु हुए। सिंह विष्णु हुए। तो एग्जाम में तुम्हें हो सकता है सिंह वर्मा ना दे के वो सिंह विष्णु दे दे, सिंह वर्मा ना दे के वो सिंह विष्णु दे दे। क्या? हाँ जी, यही तो बात मैं कह रही हूँ बच्चों। संस्थापक तो यही है, इस वंश के संस्थापक कौन से हैं? सिंह वर्मा है, परंतु ये प्रतापी शासक हुए हैं। वास्तविक संस्थापक लिख लो, चलो लिखो वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक कौन है मेरे बच्चों? सिंह विष्णु है। वास्तविक संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु है। मेरे बच्चों ये कहते हैं भी ये पल्लव वंश जो था, पल्लव वंश तुम्हें पता है कौन सा क्षेत्र है मेरे बच्चों? कोई बच्चा बताएगा? ये अगर तुम ध्यान से देखो तो आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश के आसपास इधर भी, ये कोई नाप तोल के तो मैंने कहा है भी माना नहीं है, परंतु हो सकता है कुछ तमिलनाडु का क्षेत्र आ जाए, कुछ आंध्र प्रदेश का। सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है वो आंध्र प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है। परंतु ये कहा गया है पल्लव वंश के बारे में भी, पल्लव वंश दो नदियों के बीच में स्थित था। कौन कौन सी नदी थी मेरे बच्चों? बताया है मैंने तुम्हें। हाँ जी, पल्लव वंश, पल्लव वंश कावेरी नदी और कृष्णा नदी के बीच स्थित था। तो हो सकता पूछ ले तुमसे भी पल्लव वंश किन दो नदियों के बीच में स्थित था? कावेरी नदी और कृष्णा नदी के बीच में स्थित था। क्लियर मेरे बच्चों? तब क्वेश्चन बता दो जल्दी जल्दी, जितना मैंने बता रखा है। कावेरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा। किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को। अगर ऑप्शन में कावेरी नदी ना हो तो कौन सी? गोदावरी नदी। क्लियर? उसके बाद जो है कृष्णा नदी, इनको लेके किन राज्यों में विवाद रहता है? हाँ जी, तमिलनाडु और कर्नाटक में बच्चों। हो सकता ये भी क्वेश्चन पूछा गया है भी कावेरी नदी को लेके किन दो राज्यों में विवाद का विषय रहता है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में विवाद का विषय रहता है। उसके बाद कृष्णा नदी पे कौन सा बांध बना रे? बांध जो बना है कौन सा बांध है? अरे तुम्हें तो मैंने ट्रिक के साथ, नागार्जुन, कृष्ण भगवान से याद रखना, नागार्जुन तो है। तो इस पे कौन सा बना है? नागार्जुन बांध बना है। तो याद रखना मेरे बच्चों, एग्जाम में पूछा गया ये नागार्जुन बांध। क्लियर?
तो याद रखना जो है किन नदियों के बीच में पड़ता है, कावेरी नदी और कृष्णा नदी के बीच में कौन सा वंश स्थित है, पल्लव वंश है। क्लियर यहां तक। और गोदावरी नदी पे कौन सा बांध है या नहीं है? अरे है या नहीं है वो बता दो, इतना तो कंफर्म कर ही दो भी है या नहीं है। चलो मैं एक बांध का नाम लेती हूं, तुम बताना कौन सी नदी के किनारे। सरदार सरोवर जो डैम है कौन सी नदी के किनारे, नर्मदा नदी। सरदार सरोवर डैम है वो कौन सी नदी के किनारे है, नर्मदा नदी। तो याद रखना मेरे बच्चों, जो हर्षवर्धन जो आया था वो इसी नर्मदा नदी को पार कर रहा था, तब जो है उसको किसने हरा दिया था, पुलकेशिया ने, द्वितीय ने हरवा दिया था। तो वो ध्यान रखना, वो आगे हम अब आगे आएंगे उन नदियों का जिक्र करेंगे। चलो उसके बाद देखो मेरे बच्चों, पल्लव वंश की जो राजधानी है वो कोच्चि थी। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी, कोच्चि मेरे बच्चों। इसको क्या बोलते हैं, या इसको कोच्चिपुरम भी बोलते हैं, कोच्चिपुरम मेरे बच्चों, एक मिनट, कोच्चिपुरम भी बोलते हैं, कोच्चिपुरम। तो ये क्या थी मेरे बच्चों की, इनकी पल्लव वंश की राजधानी थी। क्या थी, राजधानी थी। और जो है इसके वास्तविक संस्थापक कौन थे, सिंह विष्णु थे। कौन थे मेरे बच्चों, सिंह विष्णु थे। ये तो हमारा हो गया था। अब लिखो मेरे बच्चों, सिंह विष्णु ने अपने साम्राज्य का विस्तार कावेरी नदी तक, अपने साम्राज्य का विस्तार है कावेरी नदी तक किया, करवाया था। देखो चलो मैं लिख देती हूं, सिंह विष्णु ने अपने साम्राज्य का विस्तार कावेरी नदी तक किया था। तो पहले जैसे कल हमने पढ़ा, कृष्णा नदी नीचे आएगी, कावेरी नदी ऊपर आएगी, या कावेरी नदी नीचे आएगी, कृष्णा ऊपर आएगी। ये हुआ था, मैंने लिख दिया था, मैंने तो ऐसे लिखा भी कावेरी नदी ऊपर रही, कृष्णा नदी जो है यहां रही। तो किसी बच्चे ने कहा बताओ तुम, कृष्णा ऊपर थे, अच्छा, और कावेरी नीचे थी। तो ये कावेरी नदी थी मेरे बच्चों, कावेरी नदी याद रखना। और ये अंक कौन सी थी, कृष्णा नदी। ये रखना, नदियां भी याद, क्या पूछ ले तुमसे, तो हमने कितनी नदियां कर ली दक्षिण भारत की, तुम्हें पता। इससे देखो तुम्हारा, मैं तुम्हें बताती हूँ, ये तुम्हारी कॉमन सेंस, अगर कह देते हैं ना, कई टीचर कह देते हैं तुम कॉमन सेंस से क्वेश्चन निकाला करो। कॉमन सेंस क्या कहती है, देखो मैंने तुम्हें कितना बताया, सुनो कॉमन सेंस मैं तुम्हारी बनाती हूँ। यहाँ नर्मदा नदी, यही है ना, नर्मदा नदी। यहाँ आसपास देखे तो गोदावरी नदी है मेरे बच्चों। यहां अगर देखें तो कर्क रेखा से मही नदी। तो कितनी नदियां होगी मेरे बच्चों, कितनी कर ली हमने, 5-6 नदियां होगी। तो तुम्हें लगभग इनका पता चल गया भी ये 5-6 नदियां किस भारत में बहती है, दक्षिण भारत में बहती है, पता चल गया। अब तुम्हें क्वेश्चन आ जाए भी इनमें से कौन सी दक्षिण भारत में नहीं बहती, कौन सी बहती है, तो तुम इजीली निकाल दोगे। ये होता है कॉमन सेंस। मैंने तुम्हें अभी तक कराया, दक्षिण भारत कराया है, उसमें मैं नदियां बताती हूँ। तो तुम्हारा मेरा ये है भी उनसे तुम क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करोगे। क्वेश्चन तुम्हें अब ये थोड़ी है मैं यहाँ तुम्हें, क्योंकि मेरे को तो पल्लव वंश पढ़ाना है, मेरे को नदियां थोड़ी करवानी है। मैं तुम्हें ये बताती हूँ भी तुम इससे क्वेश्चन कैसे निकाल सकते हो। अब ये किसका क्वेश्चन है जो अब मैं पढ़ा रही हूँ, ज्योग्राफी का है। किसका है, ज्योग्राफी का। तो वही तुम्हारा सब्जेक्ट क्लियर हो रहा है इसके साथ कुछ हद तक तो है। तो तुम्हें पता चल गया भी इनमें से ये दक्षिण भारत की नदियां हैं। तो अगर हो सकता है उनमें एक गंगा दे दे, बाकी सारी ये दे दे, बाकी सारी इन्हीं में नाम दे दे, एक गंगा दे दे और ये पूछ ले भी इनमें से दक्षिण भारत की कौन सी नहीं है, तो कौन सी नहीं है, गंगा नहीं है। क्लियर है, आया। हाँ, तो ऐसे कॉमन सेंस से तुम्हें क्वेश्चन निकालना होता है भी किस किस का जिक्र किया था और कैसे कैसे होता है। ये होती है तुम्हारी कॉमन सेंस काम करे। अरे क्लियर है मेरे बच्चों, ऐसा करना जरूरी है तभी एग्जाम होता है, नहीं तो कितना ही पढ़ लेना। पढ़ाई कोई सिलेबस लिमिट का नहीं है, बहुत सारा होता है। चलो उसके बाद जो है सिंह विष्णु ने अपने साम्राज्य का विस्तार कहां तक किया था मेरे बच्चों, कावेरी नदी तक किया था। इसे कहते हैं भी इसी साम्राज्य में ये जो स्थान था, ये मबलमपुरम जो था मेरे बच्चों,
ये जो स्थान था कावेरी नदी में कहां तक था, एक मबलमपुरम स्थान था। मैं बताती हूं, पहले सुनो। इन्होंने मबलमपुरम एक स्थान था मेरे बच्चों, जो कहाँ है, कावेरी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है ये? मबलमपुरम स्थान जो है कावेरी नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ कहते हैं उन्होंने एक जो है गुफाओं का निर्माण करवाया। उन गुफाओं को उन्होंने नाम दिया आदिवरा गुफा। इसी कबलमपुरम में उन्होंने गुफाओं का निर्माण करवाया, उसे आदिवरा गुफा का नाम दिया। आदिवरा गुफा जो है किस से जुड़ी हुई है? ये कहते हैं विष्णु भगवान से जुड़ी हुई है। ये आदिवरा जो नाम का व्यक्ति है, सुनो कहीं, अरे सुनो, ये मबलमपुरम स्थान है, कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ स्थान है। यहाँ कौन सी गुफाएं हैं? आदिवरा गुफा है। ये आदिवरा किसका नाम है मैडम? ये विष्णु भगवान का अवतार बताया गया है। किसका बताया गया है? विष्णु भगवान का अवतार है मेरे बच्चों। उसी के नाम पे पल्लव वंश के राजा सिंह विष्णु ने जो किन गुफाओं का निर्माण करवाया? आदिवरा गुफाओं का निर्माण। तो ये लिख लो, विष्णु भगवान विष्णु भगवान का अवतार कौन है? आदिवरा। उसी के नाम पे गुफा का नाम रख दिया। लिख लिया? इसे कहते हैं मेरे बच्चों, सिंह विष्णु के दरबार में एक वाहरवी नाम का एक लेखक रहता था। सिंह विष्णु के दरबार में एक वाहरवी नाम का एक लेखक रहता था, और जिसने एक पुस्तक लिखी है मेरे बच्चों, वाहरवी ने, लिखो किरात अर्जुनीय नाम की एक पुस्तक लिखी है, बुक लिखी है। इसी के दरबार में एक वाहरवी नाम का एक लेखक रहता था, जिसने कौन सी पुस्तक लिखी है? किरात, अलग अलग जोड़ के पढ़ लेना, अर्जुनीय लिखा पीछे, किरात अर्जुनीय। लिख लिया बच्चों? लिखो, ये 12वीं का पूछ सकता तुमसे पुस्तक है ये। जब हम कॉमन पुस्तकें लिखते हैं तो उस 12वीं का नाम लिखते हैं, ठीक है? जोड़ के तुम कर सकते हैं। अब लिखो मेरे बच्चों, सिंह बर्मन के बाद जो है इसका कौन सा तीसरा, अब 2 राजा हो गए ना। पहले कौन आता है? सिंह वर्मा आता है, फिर सिंह विष्णु आता है। तो थर्ड जो राजा रहा पल्लव वंश का, थर्ड जो राजा रहा वो महेंद्र बर्मन था। कौन था मेरे बच्चों? महेंद्र बर्मन था। महेंद्र बर्मन था बच्चों, महेंद्र बर्मन था, महेंद्र बर्मन था। थर्ड जो राजा था पल्लव वंश का वो महेंद्र बर्मन था। और वैसे अगर वास्तविक की बात करें तो ये सेकंड था। कई तुम्हें पुस्तक दिखा देगी सेकंड दिखा देगी, तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना भी ये कैसे है। वैसे तो अगर बात करें तो पहले हमने सिंह वर्मा पढ़ा, फिर सिंह विष्णु पढ़ा, तो थर्ड होना चाहिए। और पर कई पुस्तकें तुम्हें सेकंड बता देगी। वो किसका नाम ले लेती? सिंह वर्मा का नाम ले लेती। वो सिंह विष्णु ही नाम सीधा ही लेती है। अभी पल्लव वंश के संस्थापक थे वो कौन थे? सिंह विष्णु थे, ठीक है? तो उसके हिसाब से तो ये सेकंड हो गया, नहीं तो थर्ड है। चलो, उसके बाद जो राजा आता है, जो हमने इसका पहली बार जिक्र कर लिया था, पहले किया है। इसके बाद जो पल्लव वंश का राजा आता है नरसिंह बर्मन में बच्चों, नरसिंह बर्मन। प्रथम लगाना इसके पीछे, क्योंकि एक और आएगा नरसिंह बर्मन प्रथम। इससे क्वेश्चन बताऊंगी, वो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। अभी तक हम पढ़ा उसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है नरसिंह बर्मन प्रथम है। तो कौन से नंबर का राजा हो गया मेरे बच्चों? वैसे थर्ड का हो गया, नहीं तो फोर्थ नंबर का राजा हो गया। ऐसे तुमसे नहीं पूछेगा, तुमसे ये पूछ लेगा इन राजाओं के नाम दे देगा, ये पूछ लेगा कौन से वंश से है, ये पूछ लेगा पल्लव वंश का राजा कौन है इसमें से, महेंद्र बर्मन दे देगा, नरसिंह प्रथम दे देगा, तो ऐसे पूछ लेगा, ठीक है?
यहाँ इनकी सीक्वेंस नहीं पूछी जाती। सीक्वेंस तो है हर्यक वंश और उनमें पूछी जाती है। चंद्रगुप्त अगर बात करें गुप्त वंश की, उनकी पूछी जाती है राजाओं की, इनकी नहीं पूछी जाती। और गुप्त वंश में अगर करें तो वहां उन्होंने उपाधियां ली थी ना, तो वहां से उपाधियों से क्वेश्चन आता है। मैंने हर चीज तुम्हें बताई है भी, यहाँ से राजाओं के सीक्वेंस पूछता है, यहाँ से उपाधियों से पूछता है, तो उनकी उपाधियां पूछता है। ठीक है, तो लिखो मेरे बच्चों, ये वही नरसिंह वर्मन हैं जिन्होंने कहते हैं भी वातापी कोड की उपाधि ली थी। पहले सुन लो। और इन्होंने कहते हैं भी वातापी कोड जो है कहाँ पड़ता है वातापी कोड? अब तुम बताओ, मैंने बताया तुम्हें, बताओ कौन सा क्षेत्र है वातापी कोड? बताया ना, उर्ला पासा जी, परला पासा जी, पासा बता। नहीं मेरे को ऐसे तुम बताओ, मानचित्र में तो ये नहीं उसका पासा है, ये थोड़ी मेरे पास मानचित्र जी उर्ला पासा है परला पासा है। नाम बताओ, कैसे बताओगे अगर तुमसे पूछ ले? कौन सी साइड? दक्षिण पश्चिम साइड। कौन सा क्षेत्र? कर्नाटक वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? कर्नाटक वाला। ये पूछना चाह रही थी। तुम क्षेत्र ही बता देते तो मैं पासा तो अपने आप ही डिसाइड कर लेती भी कौन सा पासा है, क्योंकि मेरे को पता है कर्नाटक कौन से पासे है। तो मेरे बच्चों कहते हैं नरसिंह वर्मन है, और जो है इसी का अगर हम जिक्र करें तो इन्होंने वातापी राजा को हरा दिया था। जो आगे हम पढ़ेंगे, वातापी अभी नहीं पढ़ रहे, हम किसको पढ़ रहे हैं अब? पल्लव वंश को पढ़ रहे हैं। इसके बाद चालुक्य वंश पढ़ेंगे, चालुक्य वंश में वातापी आएगा, परंतु पहले हम इसका जिक्र करते हैं। क्योंकि मैंने कहा दक्षिण भारत के ये राजा ये नहीं है एक के बाद एक आया, ये इकट्ठे रहते थे, ये इकट्ठा इनका शासनकाल हम पढ़ रहे हैं ना अपने सीक्वेंस के हिसाब से, तो वहां तो वो इकट्ठे रहे उन्होंने। तो वहां कहते हैं नरसिंह वर्मन जो प्रथम था, इन्होंने जो है किसके राजा को हराया? चालुक्य वंश के, वातापी चालुक्य वंश के राजा को। कौन था? पुलकेशियन द्वितीय। अब ये नाम जहां मैंने कहां पढ़ाया तुम्हें बताओ रे? नरसिंह वर्मन ने पुलकेशियन द्वितीय को हराया। पुलकेशियन द्वितीय का जिक्र पढ़ा है हमने, जिक्र किया, वो कहां? एहोल अभिलेख हमें बताता है भी हर्षवर्धन एक लड़ाई हारा था। वो किस किनारे हुई थी? नर्मदा नदी के किनारे हुई थी। और जो है किससे हारा था? वो पुलकेशियन द्वितीय से हारा था। उसी पुलकेशियन द्वितीय को कौन हराता है? नरसिंह वर्मन हराता है। कौन हराता है? नरसिंह वर्मन हराता है, और ये वातापी को जीत लेता है और अपने आप को वातापी कोंड कहा जाता है। तो ये उपाधि ली थी उन्होंने। तो क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो अब लिखो, तुम्हें पूछो। ये कहते हैं भी पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो था वो नरसिंह वर्मन था। पल्लव वंश का, हाँ जी, पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इन्होंने वातापी को जीतकर, इन्होंने वातापी को जीतकर वातापी कोंड की उपाधि ली थी। हाँ जी, वातापी कोंड। इन्होंने वातापी को जीतकर वातापी कोंड की उपाधि ली थी। इन्होंने वातापी को जीतकर वातापी कोंड की उपाधि ली थी। अब ये हिस्ट्री तो इतना बताती है, उसके बाद हम मानते हैं भी ये वातापी जो है किस वंश का है मेरे बच्चों? किस वंश का है? चालुक्य वंश का। उस टाइम चालुक्य वंश का ये वातापी किससे जीता? किसने? नरसिंह वर्मन ने किससे जीता मेरे बच्चों? चालुक्य वंश का जो है वातापी जो शासक था वो कौन था? पुलकेशियन। पुलकेशियन मेरे बच्चों। पुलकेशियन है कौन सा? सेकंड। पुलकेशियन सेकंड कौन सा? पुलकेशियन दो थे मेरे बच्चों, प्रथम और सेकंड। यहाँ पुलकेशियन सेकंड। पुलकेशियन सेकंड कहाँ का राजा है? वातापी का। कहाँ का राजा है? वातापी का। और कौन हराता है वातापी के राजा को? नरसिंह वर्मन प्रथम हराता है। क्लियर? और उससे वो वातापी को जीत लेता है और अपने आप को कौन सी उपाधि दे देता है? वातापी कोंड की उपाधि दे देता है। ये उपाधि ली थी, किसने ली थी मेरे बच्चों?
नरसिंहवर्मन प्रथम ने ली थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये उपाधि मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्टार लगा लो इस पे क्वेश्चन पे। वातापी कोंड की जो उपाधि ली थी वो किसने ली थी? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। याद रखना द्वितीय इसका नाम इसके बाद आएगा। तो ये एग्जाम में कंफ्यूज उस टाइम, क्योंकि हम क्या देखते हैं, इतना प्रेशर होता है, हम देखते हैं नरसिंहवर्मन दिखा, ये पीछे नहीं देखते प्रथम है ये द्वितीय है, तो हम सीधा टिक कर देते हैं। और बाद में जब सेंटर से बाहर निकलते हैं ना, तो कोई साथी मिल जाता, पूछ लेता है हाँ मैं फर्स्ट करके आया हूँ इसका, वो कहते देख सेकंड है, फिर कहता काश में देख लेता। तो ये काश में है मेरे बच्चों। तो ये चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है, जहां दो नाम आ गए ना वहां पूरा देखना, उसके पीछे कुछ लिखा होगा, ठीक है। तो इसकी कहानी तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, परंतु मैं थोड़ा सा दे देती हूँ। यही वही पुलकेशियन द्वितीय है जो किसको हराता है? हर्षवर्धन को हराता है। हर्षवर्धन को हराता है कौन सी नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे उसको हराता है? नर्मदा नदी। परंतु ये इस सारे जो है बात की हमें कौन सी पुस्तक बताती है? जानकारी कौन देता है इन सभी की? कौन देता है? एहोल अभिलेख। कौन देता है मेरे बच्चों? एहोल अभिलेख। इसकी जानकारी हमें कौन देता है? एहोल अभिलेख देता है। यह एहोल अभिलेख किसका है मेरे बच्चों? रवि कीर्ति का है। एहोल अभिलेख किसका है? रवि कीर्ति का है। क्योंकि मैंने वहां नहीं लिखाया था तुम्हें, तो मैंने सोचा भी आगे इसका जिक्र आएगा तो वहां लिखेंगे। एहोल अभिलेख किसने लिखा है? रवि कीर्ति का ही। रवि कीर्ति लिख लेना मेरे बच्चों, रवि कीर्ति का। हाँ जी, एहोल अभिलेख किसका है? रवि कीर्ति का। किसका है? रवि कीर्ति का है। और ये तुमसे यहां पूछेगा मेरे बच्चों, भाषा कौन सी है? भाषा किस भाषा में लिखा है? ये भाषा पूछे तो संस्कृत भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। एग्जाम में बहुत बार आया है। एहोल अभिलेख कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो कौन सी लिपि होगी? लिपि भी पूछ सकता है, तो बर्मी लिपि में लिखा गया है। कौन सी लिपि मेरे बच्चों? संस्कृत की कौन सी लिपि है रे? बर्मी लिपि है। अरे ये आगे पीछे कर दिया, बर्मी लिपि। बर्मी लिपि में सीधा ही पूछ सकता है तुमसे भी है एहोल अभिलेख कौन सी लिपि में लिखा गया है? तो बर्मी लिपि में लिखा गया। क्लियर मेरे बच्चों? क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? तो ये कहानी बीच में मेरे बच्चों देखो, मैंने तुम्हें हर्षवर्धन के साथ जोड़ दिया। अब तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए, पूरा हर्षवर्धन घूम जाना चाहिए, तब तुम्हारा तैयारी टिप टॉप होगी। भी हर्षवर्धन का जन्म कौन सी शताब्दी में होगा? कौन सी में होगा? छठी में। उन्होंने जो शासन काल किया वो किस शताब्दी में किया? 7वीं में। और उन्होंने दूसरी राजधानी किसको बनाया? कनौज को। इसी कनौज का अब मैं आगे जिक्र करूंगी, तब तुम्हारे से दोबारा क्वेश्चन पूछूंगी। क्लियर मेरे बच्चों? अभी कहते हैं आगे लिखो दूसरी लाइन। नरसिंहवर्मन मैं लिख रही हूँ, इधर वर्मन लिखो। नरसिंहवर्मन कौन सा? प्रथम की बात चल रही है। कहते हैं भी इस नरसिंहवर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में मंदिरों का निर्माण करवाया। लिखो क्या बताया मैंने? हाँ, नरसिंहवर्मन ने महाबलीपुरम, लिखो रे, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना इसके। निर्माण करवाया। लिख लिया मेरे बच्चों? सुनो, अब इससे क्वेश्चन बहुत सारे। एक तो तुम्हें ध्यान रखना, महाबलीपुरम जो है ना मेरे बच्चों, ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र है। किसका है? बात किसकी चल रही है? पल्लव वंश की। तो ये जो है महाबलीपुरम जो है, अब अगर बात करें तो ये किसका क्षेत्र है? तमिलनाडु का।
तमिलनाडु वाला क्षेत्र है महाबलीपुरम, वहां रथ मंदिर वहां पढ़ते हैं। ये रथ मंदिर जो है, इस रथ मंदिर को क्या कहा जाता है? पगोड़ा कहा जाता है, पगोड़ा कहा जाता है। इस रथ मंदिरों को क्या कहा जाता है? पगोड़ा कहा जाता है। कई कई जगह पेगोड़ा दे देगा, पगोड़ा कहा जाता है। पगोड़ा के मंदिर भी कहा जाता है, पूरी लाइन लिख लेना, पगोड़ा के मंदिर भी कहा जाता है, मंदिर कहा जाता है, कहा जाता है। इसी के पगोड़ा मैंने नाम लिया, तुम्हारे दिमाग में कुछ क्वेश्चन आया? आया? क्या आया बताओ? कुछ आया? कहीं पढ़ा हो, कहीं सुना हो? अरे बताओ रे। आया मेरे बच्चों? एक कोणार्क का मंदिर पढ़ते हो, कहाँ है बताओ? अब आ गया ना, मेरे बताते ही आ गया, पहले कहते नहीं आया मैडम। मैं लिख देती हूँ, कोणार्क के मंदिर। पहले तो ये बता दो, ये पढ़ते कहाँ हैं? कहाँ पढ़ते हैं? कोणार्क के मंदिर कोई नोट पे है? बता दे, फिर नोट बता दे। कौन सा नोट? बताओ 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 तुम। नोट तो तुमने देखे, तो मैंने देखे हैं। बताओ, कोणार्क के मंदिर जो है पढ़ते हैं किसी नोट पे? ये बताओ, हाँ या ना? बताओ तो फिर कौन से नोट पे? साहिल नोट लेने चला गया 10 के नोट पे। वेरी गुड भाई, वेरी गुड मेरे बच्चों। ये मैं अगर मैं तुम्हें यहाँ 10 सीधा लिख देती ना तो तुम्हें इतना नहीं आता। अब तुमने फोकस किया है, अब सभी ने 10 का नोट निकाल ही लिया है, तो तुमने फोकस किया, याद रहेगा। ये कौन से नोट पे? इसका 10 का नोट। 10 के नोट पे किन मंदिरों का जिक्र है? कोणार्क के मंदिरों का जिक्र है। कहाँ है मेरे बच्चों? ये ओडिशा में। ओडिशा में कहाँ है? ओडिशा में है। इसी कोणार्क के मंदिरों को काला पेगोड़ा कहा जाता है, काला पगोड़ा कहा जाता है। पेगोड़ा भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वही बात है। काला पगोड़ा कहा जाता है। पेगोड़ा याद जल्दी आ जाता है, ये पगोड़ा कंफ्यूजिंग सी होती है, तो काला पगोड़ा कहा जाता है, ये पेगोड़ा कहा जाता है, कोई बात नहीं है। ये क्या होता है? इन मंदिरों को क्या कहते हैं? काला पेगोड़ा। पकोड़ा बोल दे मैडम, पकोड़ा बोल लो भी, वहां तो याद रह ही जाएगा। पकोड़ा याद कर लो, अब सर्दियों में तो वैसे ही है ना। चलो क्लियर मेरे बच्चों? एक मेरे बच्चों गोल्डन पेगोड़ा भी है, गोल्डन है पेगोड़ा भी पड़ता है, और ये हमारे भारत में ही नहीं, आसपास के क्षेत्र में मिलता है। जैसे म्यांमार में भी पगोड़ा मंदिर है। पगोड़ा मंदिरों की बात कर रही हूँ, हमारे पगोड़ा पगोड़ा ये पगोड़ा तुम किसी चक्कर में मत रहे ना जाना। ये पगोड़े क्या है? मंदिर है मेरे बच्चों। क्या है? ये मंदिर है, ठीक है। तो ये कहते हैं भी काला जो पगोड़ा है वो तो हमने जिक्र कर लिया। कौन सा मंदिर है? कोणार्क का मंदिर है। जिस कोणार्क का मंदिर किससे रिलेटिव है? ये क्या खास बात है इसमें? सूर्य मंदिर। क्या है मेरे बच्चों? ये सूर्य मंदिर है। लिखो, क्या है मेरे बच्चों? ये सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर का जिक्र है तो मेरे बच्चों किसका जिक्र आएगा? ये रथ का जिक्र किया गया। सूर्य मंदिर जो है घोड़ों का जिक्र किया गया, रथ पे दिखाया गया है। तुमने देखा होगा वो पगोड़ा जो मंदिर देख रहे हो तो कोणार्क का, वो ध्यान से देखना, एक रथ पे दिखाया गया रथ। सूर्य मंदिर है ये। क्लियर है? ये जो है मेरे बच्चों, ये तो तुमसे कंफ्यूज करेगा, महाबलीपुरम देगा। वो पूछेगा ना भी नरसिंह वर्मन ने जो रथ मंदिरों का निर्माण करवाया वो कहाँ करवाया? महाबलीपुरम में। वो सीधा उनको पगोड़ा का मंदिर कहा गया, उनको सीधा क्या कहा गया? पगोड़ा का मंदिर। पेगोड़ा भी हो सकता है, पगोड़ा है सही प्रॉपर। अगर तुम कहीं से सर्च मारते हो तो वहां पगोड़ा दिखाएगा तुम्हें। पेगोड़ा भी लिख सकते हो, ये इजिली याद करो, और कोड़ा भी लिख लो, तुम्हें याद रह जाना चाहिए बस।
पगोड़ा के मंदिर जो है कौन से सीधे महाबलीपुर के रथ मंदिर है, सीधा पूछे। काला पगोड़ा पूछे तो कौन सा है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ठीक है। और गोल्डन पगोड़ा पूछे तो ये आंध्र प्रदेश में है, कहा मेरे बच्चों, अरुणाचल प्रदेश में, सॉरी। गोल्डन है पगोड़ा पूछे तो कहाँ है ये, अरुणाचल प्रदेश में। ये कहते हैं बर्मी शैली में बना हुआ है, बर्मी शैली में अरुणाचल वाले हैं, ये बर्मी शैली में है। क्लियर मेरे बच्चों? क्या हो रहा मनीषा, कोई खास बात चल रही है, कोई मन में क्वेश्चन आ रहा हो, बता दे फिर। तो मेरे बच्चों ओडिशा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। ओडिशा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर है। और अरुणाचल प्रदेश जो मेरे बच्चों, इसे क्या कहा जाता है, हाँ आवाज तो सही आ रही है, हाँ जी, उगता सूर्य का राज्य कहा जाता है, उगते सूर्य का राज्य कहा जाता है। सबसे पहले जो सूर्य दिखाई देता है भारत में वो अरुणाचल प्रदेश में देता है। सबसे पहले जो सूर्य दिखाई देता है प्रदेश में, भारत में, तो क्या देता है, अरुणाचल प्रदेश में देता है। अगर देशों की बात करें तो जापान में देता है। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है, देश किसे कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। तो जापान की राजधानी बता दो, टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। 2020 के ओलंपिक कहाँ हुए, टोक्यो में। क्लियर मेरे बच्चों? चलो एक ना जापान से, जर्मनी से याद रखना मेरे को, लास्ट जब मैं जाऊं तो बताना मेरे को, करंट का क्वेश्चन बताना था तुम्हें, वो अभी नहीं, बीच में नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरे बच्चों। दूसरा इससे क्वेश्चन बनता है अरुणाचल प्रदेश से मेरे बच्चों, अगर तुम पूछ लो भी सबसे ज्यादा बाद में कहाँ छिपता है, उगता है तो वो कहीं छिपता ही है, तो कहते हैं गुजरात में। ये ध्यान रखना, इससे जो है गुजरात में छिपता है। छिपता को क्या कहते हैं हम, सूर्य अस्त में बच्चों। सूर्यास्त कहाँ होता है, गुजरात में होता है। और सूर्य जो उगता कहाँ है, और 2 घंटे का गैप है इनमें। अगर तुम्हें टाइम डिफरेंस भी पूछ लिया तो 2 घंटे का है, लिख लो, ये बात भी लिख लो, पूछ सकता है। इन दोनों के बीच में टाइम का गैप, यहां अगर 6 बजे दिखाई दिया ना तो यहां 8 बजे दिखाई देगा। 2 घंटे का डिफरेंस है यहाँ, 2 घंटे का गैप है इन दोनों के बीच में। यहां अगर सूर्य 6 बजे दिखाई देता है अरुणाचल प्रदेश में, तो गुजरात में वो कब देगा, 8 बजे दिखाई देगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? चलो इससे एक क्वेश्चन याद और कर रखना जो इंपॉर्टेंट है। एक सबसे अगर तुम्हें पूछे सबसे ज्यादा घनत्व कम, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कम कहाँ है, यही है अरुणाचल प्रदेश में। जनसंख्या घनत्व पूछे सबसे कम कहाँ है, घनत्व सबसे कम कहाँ का है, कहाँ का मेरे बच्चों, अरुणाचल प्रदेश का। 17 लोग रहते हैं वर्ग किलोमीटर में। 17 लोग लिख लेना तुम, इसके पीछे मैंने लिखा नहीं है, वर्ग किलोमीटर में। ये 2011 की जनगणना बताती है हमें। ये जो हमें जानकारी देती है वो कौन देती है, 2011 की जनगणना बताती है भी 17 लोग रहते हैं वर्ग किलोमीटर में। 1 किलोमीटर में लोग 17 रहते हैं, ऐसा कहा गया है भी अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ज्यादा कहाँ का हो गया, बिहार का। हाँ, इससे उत्तर प्रदेश गलत है मेरे बच्चों, बिहार सही है। सुनो अब इससे क्वेश्चन आता है, सुन लो, पहले सुन लो फिर तुम लिख लेना, तुम्हारी लैंग्वेज में लिख लेना, कैसे लिखो तुम। कम कहाँ का, अरुणाचल का। सीधा तुमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन ऐसा आ गया
भारत में जो जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ, सबसे ज्यादा कहाँ का है? वहां यहाँ नहीं दे रखा, सुनो रे, मैं कह रही हूं मेरी सुन लो, फिर तुम बोल जाना। सबसे कम, सबसे ज्यादा कहाँ का है? सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, वहां ना तो कुछ दे रखा, तुम्हें राज्य ना दिया ना यूटी दिया, सीधा ही पूछ लिया, तो तुम किसको करोगे? दिल्ली को करोगे। किसको करोगे मेरे बच्चों? दिल्ली को करोगे। मैंने क्वेश्चन बोलना है मेरे बच्चों, तुमने, मैंने ये खास कर मैंने 2 बार कहा, तुम्हें ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या करता है। क्वेश्चन सीधा आ जाए भी जनसंख्या घनत्व, भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे कम, ज्यादा किसका है? ज्यादा की बात है, कम की तो हमने बताई दी, मैं लिख ही देती हूँ, इतनी देर में तो मैं लिख ही दूंगी। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व कहाँ का है ये पूछ ले, सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया ऐसा, कहाँ का है सीधा पूछ लिया, तो तुम्हें क्या करना है? दिल्ली करना है मेरे बच्चों। क्या करना है तुम्हें? दिल्ली में बच्चों, दिल्ली का है मेरे बच्चों, दिल्ली का है। सीधा पूछ लिया, ना उसने यूटी दिया ना कि उन्होंने राज्य दिया, दोनों ही नहीं दिया, सीधा ही पूछ लिया क्वेश्चन। दूसरा अगर वो पूछ ले कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, किस राज्य का है, तो किसका है मेरे बच्चों? बिहार का है। किसका है? बिहार का है, बिहार का है। यहां राज्य देगा, जब तुम सब में से एक चुनना होगा तो वहां क्या देगा? वो राज्य देगा। ये पूछेगा सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, किस राज्य का है, तो बिहार का है। किसका मेरे बच्चों? बिहार का। कितना है कोई बच्चा बता सकता है? 1128 है। कितना मेरे बच्चों? 1128 है। 1128 है। लोग रहते हैं वर्ग किलोमीटर में। 1128 इसका 10 गुना है। दिल्ली में इसका 10 गुना है, यहां लिख देती हूं, इसका 10 गुना है। इसका 10 गुना दिल्ली में रहते हैं। क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन ऐसे क्लियर करने मेरे बच्चों, क्योंकि तुम अभी बच्चे हो मेरे बच्चों, 1 लीनियर क्वेश्चन मिलते हैं, तुम जल्दी जल्दी पढ़ जाते हो और वहां ये कहते हो दिल्ली भी ऑप्शन में देगा, वो सीधा पूछेगा ना वो दिल्ली ऑप्शन में देगा, राज्य पूछेगा तो भी क्या पता यूटी तो वो दे ही दे, तो परंतु ध्यान रखना यूटी क्यों देगा, राज्य पूछेगा तो बच्चा कंफ्यूज हो जाए, कंफ्यूज ही तो करना है हमें। अरे तभी तो कहते हैं भी एग्जाम में हम मार खा जाते हैं, तो कंफ्यूजिंग में ही खा जाते हैं, लगभग क्वेश्चन तुम्हें आते होते हैं। तो ये ध्यान रखना, सब सीधा पूछ ले भी भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां का है, तो कहां का है? दिल्ली का है। अब ये मत कहना मैडम यूटी तो दिया ही नहीं, ये इतनी बहस नहीं करनी, मैं कह रही हूं ना तो सही कह रही हूं। उसके बाद वो यूटी का कोई अलग से तुम्हें नहीं देगा, यूटी का देगा तो तुम्हें मैंने बता दिया मेरे बच्चे दिल्ली का सबसे ज्यादा है, और कम का दे दे तो लक्षद्वीप का है। अगर यूटी में लिखना चाहो तो लिख दो कम का है लक्षद्वीप का है। इसी के साथ लिखना चाहो भी यूटी में पूछ ले भी सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस यूटी का है, तो लक्षद्वीप का है, और ज्यादा में तो दिल्ली आएगी। अरे ज्यादा में तो दिल्ली आएगी, तो तुम्हारा राज्य और जो है यूटी क्लियर हो गया। क्लियर मेरे बच्चों? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अरे क्लियर है? चलो इसके साथ एक छोटा सा और लिख लो। हाँ, एक जो है मेरे बच्चों, अगर तुम्हें कहे हर्षवर्धन के शासनकाल में एक चीनी यात्री आया था, कौन आया था? हर्षवर्धन के, सोना रे मेरे बच्चों, हर्षवर्धन के शासनकाल में एक चीनी यात्री आया था मेरे बच्चों, कौन आया? हवेन स्वांग आया, हवेन स्वांग। इसकी बात हमने कर ली थी। अब सुनो, मैंने तुम्हें कहानी कहां पढ़ाई है, किसकी बात चल रही है, अब किसके बारे में ये सारा कुछ पढ़ के आए ऊपर, किस राजा के बारे में? नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में। तो वही नरसिंह वर्मन प्रथम ने किसको हराया? पुलकेशिन द्वितीय को हराया। पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया? तो शासन एक ही रहा होगा, एक ही टाइम पीरियड रहा होगा,
तो उसी के टाइम में अगर तुमसे पूछे भी जो चीनी यात्री भारत में आया वो वहां किस टाइम कहां पहुंचा था, वो यहीं पहुंचा था, नरसिंह वर्मन के राज में, वहां शासन में पहुंचा था। तो दक्षिण भारत में वो पहुंचा था, वो कहां पहुंचा था, नरसिंह वर्मन के शासनकाल में। अगर चीनी यात्री भी ये पूछ ले भी नरसिंह वर्मन के प्रथम शासन का प्रथम जिसका शासनकाल था उसमें चीनी यात्री कौन आया था, तो वेन स्वांग आया था। और कब आया वो बता दो, तुम सारा कुछ बताया। 629 ईस्वी से लेके वो भारत में रुका था 644 ईस्वी तक रुका था। परंतु वो कहते हैं मेरे बच्चों 634 में वो कहाँ चला गया था, हमारे हरियाणा वाले क्षेत्र में आ गया था, वो थानेसर आ गया था ईस्वी में। कहाँ आ गया था, थानेसर आ गया था। तो 29 से 34 तक इसी के शासनकाल में रुका था। तो ये भी पूछ सकता है नरसिंह वर्मन के प्रथम में कौन सा चीनी यात्री आया, तो वेन सांग आया। अब वेन सांग की कौन सी पुस्तक है मेरे बच्चों, सीयू की, सीयू की। क्लियर, क्लियर। चलो उसके बाद जो है मेरे बच्चों मैं तुम्हें करंट का क्वेश्चन देके और विराम देती हूँ इस क्लास को, क्योंकि सर आ गया, सर करवाएंगे, टाइम हो गया काफी, करवाना तो बहुत कुछ था। चलो तो मेरे बच्चों मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ भी भारत की अर्थव्यवस्था जो है, लिखो भारत की अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था ये तो हम पढ़ते हैं, और एग्जाम में तुम्हारा इकोनॉमिक्स में पोर्शन देता है वो सीधा यही देगा, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में क्वेश्चन आएंगे, यही कहता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था मेरे बच्चों चौथा स्थान ले लिया है। भारत की अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। भारत की अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है मेरे बच्चों, चौथा स्थान है। भारत की अर्थव्यवस्था को कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। पहले इसका क्या था, पांचवा था, पहले छठा था, सातवां भी था, फिर ये धीरे धीरे करते पछाड़ते जा रहे हैं। तो पहला स्थान किसका है, हाँ जी, यूएसए का क्या है, फर्स्ट स्थान है। किसमें, अर्थव्यवस्था में, जिसकी कितने ट्रिलियन डॉलर की है। जैसे मैं तुम्हें बताती हूं तो यूएसए की कितने ट्रिलियन डॉलर है, 47 ट्रिलियन डॉलर की है मेरे बच्चों, और हमारी लगभग है कितनी है, 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर की बताती हूँ, ट्रिलियन डॉलर की। तो दूसरा पूछ ले तो किसका है, चीन का है। किसका है, चीन का है सेकंड। तो चीन की कितनी है भी, ये 9 से 10 ट्रिलियन डॉलर है, 9 से 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था किसकी, चीन की। चीन की अर्थव्यवस्था पूछ ले तो कितने ट्रिलियन डॉलर की है, 9 से 10 ट्रिलियन डॉलर की है। भारत कौन से स्थान पे आ गया, चौथे पे। तो कोई बच्चा और बता सकता अभी हाल ही में 5वें से चौथे पे आया है, तो किस देश को पछाड़ के आया है, जापान को या जर्मनी को, जापान को। पहले 4 थे, यूके को पहले पछाड़ दिया था, ये छठे से 5वें पे आया था तो यूके को पछाड़ के आया था, और जो है अब किस देश को, जापान को। तो इसके बाद लिख लो मेरे बच्चों, अब एक तीसरा और लिख लो, तीनों लिख लेंगे तो वो अपने आप ही आ जाएगा, जर्मनी रहता है। इसके बाद जो रहता है वो जर्मनी है तीसरे स्थान, जर्मनी है थर्ड स्थान पे। तो अभी पछाड़ के आया है 5वें से चौथे पे, तो किसको मेरे बच्चों, जापान को। पहले भारत 5वें पे था, चौथे पे जापान था, अब भारत चौथे पे आ गया, जापान 5वें पे चला गया, ठीक है। और आने वाले टाइम में कह रहे हैं भी जैसे 29-30 के आसपास कह रहे हैं तो जर्मनी को पछाड़ देगा, भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। पॉपुलेशन में तो हम सबसे ज्यादा हैं, उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है ना। चलो तो बता दो जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन है। और चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है। और जो है यूएसए की राजधानी क्या है, वॉशिंगटन है, डीसी है। और वॉशिंगटन डीसी में किस किस का हेडक्वार्टर पड़ता है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का। और जो है वॉशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है, पोटमैक नदी के किनारे, वेरी। और जो है यहाँ यूएसए का जो है मेरे बच्चों, एक क्वेश्चन और आ गया भाई, एक और लिख लो, क्योंकि यूएसए का जो राष्ट्रपति है वो कौन है मेरे बच्चों, यूएसए का प्रेसिडेंट कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल का शांति पुरस्कार मिला है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल का शांति पुरस्कार दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप को
इजराइल का शांति पुरस्कार दिया गया। शांति पुरस्कार दिया गया। ये नोबेल शांति के लिए लड़ रहा था, ये नोबेल शांति के लिए इसका नाम दिया गया, परंतु नोबेल शांति ऐसे थोड़ी मिलता है, ये तो शांति थोड़ी करवाता है। अरे शांति करवाता है, ये लड़ाई करवाता है। ये तो मेरे बच्चों ऐसे नहीं मिलता, हर कोई देखता है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री को पूछे, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। इसको 29 देशों के पुरस्कार मिले हुए हैं, 29 देशों के पुरस्कार। कभी मौका मिलेगा लिखाऊंगी मेरे बच्चों, अभी तो टाइम नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को 29 देशों के पुरस्कार मिले हुए हैं। टोटली पूछेगा वो, एक दो का तो नाम ही क्या करें, 29 देश। हमारे देश के प्रधानमंत्री को 29 देशों का पुरस्कार मिला है। तो इजराइल की राजधानी कोई बच्चा बता सकता है? ऑप्शन दो। ऑप्शन तो अब मेरे याद ही नहीं है, वैसे ही बताओ। तो इजराइल का राजधानी कोई बता सकता है? और इजराइल जो है मेरे बच्चों क्यों खास बताया गया है? क्योंकि यहाँ के जो कृषि यंत्र है, इजराइल के कृषि यंत्र है, वो सबसे बेस्ट बताए गए। हमारे भारत में सबसे ज्यादा कृषि यंत्र आते हैं, वो कहाँ के आते हैं? इजराइल के आते हैं। टेक्निक जो आती है कृषि यंत्रों की, वो यहीं की है, इजराइल की है। ठीक है, तो कृषि यंत्र टेक्निक लिख लेना मेरे बच्चों, याद रह जाएगा। भारत में कृषि यंत्र जितनी भी टेक्निक है वो इजराइल की देन है। ठीक है, थैंक यू मेरे बच्चों। क्या